Hello guys, in this second episode of my vlogging series on how to write answers, today I'll be dealing with the most troublesome subject, that is community medicine or preventive and social medicine. Today I'll be teaching you on how to write answer on communicable diseases. There are so many communicable diseases, no one can study all of them. So how can we write answer but just knowing the basic knowledge of the diseases? So in this episode I'll be dealing with the measles as an example, and I will be teaching you how to write an effective answer in community medicine. So friends, कोई भी टॉपिक जो हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करते हैं, तो इसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमें डिजीज़ के बारे में जनरल नॉलेज हो जाती है, पैथोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, इन सारे सब्जेक्ट्स में भी हो जाती है नॉलेज. और बेसिकली हम फर्स्ट ईयर से डील कर रहे होते हैं तो और थोड़ी नॉलेज हो जाती और जनरल नॉलेज तो रहती है. कम्युनिटी मेडिसिन इज़ मोर अबाउट हैविंग जनरल नॉलेज दैन हैविंग द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इटसेल्फ. सो starting with this, if you have to write an answer on measles, first of all we will be writing definition. आपको ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं चाहिए होती कि जो WHO ने दी है हम वही डेफिनेशन यहाँ पर लिखें. हमें बेसिकली शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में लिखना होता है. तो अब जैसे कोई मीजल्स ही है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो वी कैन से दैट मीजल्स इज एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अगर हमें वायरस का नाम भी पता है तो हम वायरस का नाम भी बता देते हैं कि इट इज कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर वायरस. After definition we will move on to problem statement. अब अभी किसी भी डिजीज़ में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली सेम होता है. कि देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब होता है कि वो डिज़ीज़ कितना एंडेमिक है, किस पॉपुलेशन में अफेक्ट कर रहा है, ये सब बोला जाता है. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द डिजीज़ विच आर कम्युनिकेबल आर रैम्पेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको वर्ल्ड की सिचुएशन और साथ ही साथ इंडिया दोनों की सिचुएशन मेंशन करनी होती है. तो बेसिकली जैसे हम मीजल्स को ही देखें तो मीजल्स यू कैन से दैट इट इज़ एंडेमिक इन वर्चुअली ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ स्पेशली अ चैलेंज फॉर अस बिकॉज इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टैलिटी एंड स्पेशली इन द चाइल्डहुड एज ग्रुप. इसी वजह से आप किसी भी डिजीज़ की बात करें तो या तो वो चाइल्डहुड को इफेक्ट करता है, हमेशा एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हमेशा अफेक्टेड होती हैं. और आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस के जितने भी पेशेंट होते हैं या फिर जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनके लिए बोल सकते हो कि ये डिजीज़ फेटल होता है. तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है. आपने पहले बता दिया कि वर्ल्ड में ये डिजीज़ है इतना, और फिर इंडिया में भी ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है और मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी कराता है. फिर आपको जनरल नॉलेज से इतना पता ही होता है कि कौन सा डिजीज़ किस पॉपुलेशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है. सो बेसिकली हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट की प्रॉब्लम. अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए होता है, वो है एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड या एपिडेमोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हमें एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस करने होते हैं. तो हम मीजल्स के केस में अगर एजेंट फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले आप एजेंट का नाम बताएंगे. तो वायरस होता है, अब बता दीजिए RNA मिक्सो वायरस है या पैरामिक्सो वायरस है. अब इतना तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने कहा था एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो कोई सोर्स वही होगा जिसको पहले से वो डिजीज़ हो रखा है, वो होगा इंसान. इन्फेक्टिव मटेरियल की बात करोगे तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ड्रॉपलेट्स होते हैं, इससे GIT में फीकोरल रूट होता है. तो वो सारे बेसिक नॉलेज है, वो आप लिख लोगे. इसके बाद आप बताएंगे कम्युनिकेबिलिटी. अगर आपको याद है तो बता दीजिए कितने दिन तक कम्युनिकेबल रहता है, नहीं याद तो कोई बात नहीं. जैसे इन केस ऑफ मीजल्स 4 days बिफोर एंड 4 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश इट इज़ कम्युनिकेबल, जस्ट 1 line यू नीड. एंड सेकेंडरी अटैक रेट बता दीजिए कि एक बार डिजीज़ हो जाए तो दोबारा होगा कि नहीं होगा. जैसे कि मीजल्स के केस में सेकेंडरी अटैक रेट में क्या है कि द इन्फेक्शन कन्फर्स अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं होस्ट फैक्टर्स पे. होस्ट मतलब वो किससे इफेक्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा है ना, तो हमें कौन सी एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, फिर सेक्स कौन सा ज़्यादा इफेक्टेड होता है, उस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ को करता है कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट को इफेक्ट करता है. न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है कि मतलब उस पर्सन का न्यूट्रिशनली वीक इंसान को इफेक्ट करेगा कि न्यूट्रिशनली सब कॉम्पिटेंट इंसान को इफेक्ट कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं आपको. फिर उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपको बताना होता है कि किस सीज़न में ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन इफेक्ट करती है कि नहीं करती है, कि मतलब सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ों को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में इफेक्ट करते हैं. जैसे कि जो आपका मीजल्स है वो ट्रॉपिकल जोन में ड्राई सीजन में होता है, टेम्परेट जोन में विंटर्स में होता है, और इंडिया में विंटर्स में भी होता है, अर्ली स्प्रिंग में भी होता है. पॉपुलेशन डेंसिटी और मूवमेंट बीज के एपिडेमिसिटी को इफेक्ट करती है. दिस इज़ फॉर मीजल्स.
फिर आपको उसका इंक्यूबेशन पीरियड बताना होता है। तो हो गया एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। अब बात करते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड की। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप सारे डिजीज़ का थोड़ा थोड़ा रफली याद कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ में कितना लगभग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वैसे जीआईटी का भी याद कर सकते हैं, वैसे बाकी का भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स में अगर आपने 4-5 क्लिनिकल फीचर्स जनरल नॉलेज से एनलिस्ट कर दिए तो मोर देन सफिशेंट होता है। वैसे अगर आपको पर्टिकुलरली याद है तो आप उसकी स्टेज वाइज, जैसे कि मीजल्स में स्टेजेस होती हैं, जैसे प्रोड्रोमल स्टेज, एरप्टिव स्टेज या पोस्ट मीजल स्टेज। और अगर आपको ये सारी स्टेजेस नहीं पता है, आपको बेसिक पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, रनिंग नोज होगी, स्नीजिंग होगी, बाकी फीवर होगा, कोराइजा होगा, रैशेज आएंगे, यही सब होगा। तो आप ये सब बेसिक जनरल नॉलेज से लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो स्टेज वाइज मेंशन कर दीजिए। और आपको फिर कॉम्प्लिकेशंस लिखना या ना लिखना वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको आता है तो आप लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ मीजल्स में कॉम्प्लिकेशंस में डायरिया है, निमोनिया है, ओटाइटिस मीडिया आता है, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ना लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो ये तो हो गया एजेंट होस्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। फिर आपने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस कर लिए, इंक्यूबेशन पीरियड बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कम्युनिटी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है प्रिवेंशन। किसी भी डिजीज़ का हमें प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा आना चाहिए। तो प्रिवेंशन में नॉर्मली 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आप प्रिवेंशन को कैसे लिख रहे हैं, तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिवेंशन ये इस तरह के हेडिंग डाल के फिर सोच के लिखिए। तो अगर आप ऐसी हेडिंग से वाइज सोचने लगेंगे तो आप बिना किसी नॉलेज के आप उस डिज़ीज़ का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शरी प्रिवेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि तो अभी हम बात करते हैं कि हम प्रिवेंशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिवेंशन हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो आप बेसिकली बच्चों को बताइए कि आपको कैसे हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना है, हैंड वॉशिंग करनी है, और फिर मास्क बेसिकली लगा रखना है, वो आजकल भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया बेसिकली हेल्थ प्रमोशन आप कर रहे हैं। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आप मास्क लगा रहे हो, आप स्नीजिंग के टाइम पे अपने मुंह पे हाथ रख रहे हो। तो ये सारा बेसिक हो गया प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा, क्योंकि अभी डिजीज़ हुआ नहीं है, आप उससे पहले ही इम्यून कर रहे हो क्योंकि रिस्क फैक्टर है। तो इम्यूनाइजेशन हो गया। अब आपने इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया तो आप मीजल्स की जो वैक्सीन है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए कि ये वैक्सीन डेड है कि लाइव है, कैसी है। जैसे कि मीजल्स में तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। फिर किस एज में दी जाती है, टाइम क्या होता है देने का, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ दी जाती है, फिर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है कि नहीं होता, उसका डाइलेवेंट होता है कि नहीं होता, वो सारे जितने भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के पॉइंट्स हैं वो एनालिस्ट कर दीजिए आप। फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मीजल्स में दिए जाते हैं तो वो भी बता दीजिए। तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो आप कैसे डायग्नोसिस बनाते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, उसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख दीजिए। या आपको जैसे इन्फेक्शन लगे, ऐसा कुछ लगे तो डॉक्टर के पास विजिट कीजिए टाइम से, और फिर जो डॉक्टर मेडिसिन बताता है वो ले लीजिए। तो इसको अपनी इंग्लिश में अच्छे से लिख देना है। और फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट तो हो गया ही। फिर उसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन में क्या है कि डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो वहाँ पर ये बताना है कि अगर किसी को हो भी जाता है तो फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना होता है। तो इस तरह से आप किसी भी डिजीज़ का प्रिवेंशन लिख सकते हो, और ये बहुत इंप्रेसिव लगता है। हो सके तो टेबल बना के लिखना। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन का तरीका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ के आंसर लिखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बुक की एक लाइन नहीं पढ़नी है। बुक में बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा रहता है, कल फीचर्स लिखे रहते हैं। बुक का काम है वॉल्यूम ऐड करना, और वो पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, वो स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो कोई कंसर्न नहीं है आपका स्पेसिफिक डेटा पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ डिजीज़ में डेटा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि TB, HIV, और कुछ पर्टिकुलर डोसेज इंपॉर्टेंट होती हैं TB और HIV लेप्रोसी में ही, तो वो पर्टिकुलरली आपको याद करनी होती है। बाकी सारे डिजीज़ का सब एकदम रटना नहीं होता है एक लाइन। सो डोंट गो टू रीड ईच एंड एवरी line, just understand the topic, pick out the basic points and chalk down your points and schedule your answers. आप एग्ज़ाम देने से पहले बस एक कोशिश किया करो कि
आपने उस आंसर को लिखने का तरीका एक बार सीख लिया हो, सिर्फ हेडिंग पॉइंट नोट कर लीजिए और फिर अपने मन में ही उस हेडिंग में आप क्या क्या लिखोगे उसके बारे में सोच लीजिए। इसी तरह ये सिंपल लिखने से ही आपका आंसर 3-4 पन्नों का हो जाता है। फिर डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ कीजिए और अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाइए। सो दिस इज़ माई टिप फॉर राइटिंग अ गुड एंड इफेक्टिव आंसर। थैंक यू।